So hello everyone, this is Muskan Pervez. Welcome you all on your own YouTube channel Be Prudent. और आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेशन 5, 6, 7 एंड 8 को। तो आज एंटरप्रेन्योरशिप की पूरी सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और कल मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें आपको पूरी सीरीज की वन शॉट वीडियो मिलेगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। सो सेशन 5 है टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज कितने टाइप की होती है? तो अभी तक हमने एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ा, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ा, हमने ये भी पढ़ा कि एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती है, जिसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं राहुल का, जो कि एक क्रिकेटर है। राहुल को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। His favorite player was सचिन तेंदुलकर and he never missed a match. उसके जो फेवरेट जो क्रिकेटर थे वो थे सचिन तेंदुलकर। वो कभी उनका मैच देखना नहीं भूलता था। He went for daily practice with his friend in the park. वो हमेशा प्रैक्टिस करने के लिए अपने फ्रेंड के साथ पार्क में जाता था। वो ऑलराउंडर था, लाइक MS धोनी, बट ही वांटेड टू बी ग्रेट बैट्समैन। उसको मतलब जैसे फील्डिंग की भी नॉलेज थी, बैटिंग की भी नॉलेज थी, बॉलिंग की भी नॉलेज थी, लेकिन वो जो था वो बेटर ग्रेट बैट्समैन बनना चाहता था। He started improving his game and at the age of 16 he played for the state team. उसने अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा और अपने आप में काफी इंप्रूवमेंट किया और उसने 16 साल की उम्र में स्टेट लेवल पे खेला। उसकी टीम हार गई, लेकिन वो बहुत ज्यादा उसके अंदर डिटर्मिनेशन का कॉन्फिडेंस था कि एक दिन वो इंडिया के लिए जरूर जीतेगा। He was great player and everyone in his village come to give him advice on cricket. वो बहुत अच्छा प्लेयर था और उसके गांव के जितने भी बच्चे थे, जितने भी लोग थे, वो उसी के पास आते थे क्रिकेट की एडवाइस लेने के लिए। राहुल हमेशा ट्राई करते जाता था, लेकिन कभी उसने किसी टीम को ज्वाइन नहीं किया। शायद राहुल के पास अदर ऑप्शन था अपने क्रिकेट पैशन के साथ टच में रहने के लिए। सम ऑफ द ऑप्शन ही कुड हैव एक्सप्लोर्ड। यहाँ पे कुछ ऑप्शन थे जो उसको एक्सप्लोर करना चाहिए था, जैसे कि इज दिस एंटरप्रेन्योरशिप। आपको सवाल पूछने की एंटरप्रेन्योरशिप है। स्टार्ट अ क्रिकेट कोचिंग सेंटर। उसको अपनी क्रिकेट कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर लेनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा प्लेयर था और उसके पास ये भी था, एक्सपीरियंस भी था, क्योंकि सारे गांव के लोग उसी के पास आते थे। स्टार्ट अ स्पोर्ट्स शॉप। उसको अपना स्पोर्ट्स शॉप स्टार्ट कर लेना चाहिए था। स्पोर्ट्स एकेडमी। इन तीनों में से आपको बताना है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। क्या वो अपना कोचिंग सेंटर खोल लेता, या शॉप खोल लेता, या फिर स्पोर्ट्स एकेडमी खोल लेता। दूसरा, व्हाट डू यू थिंक ही विल बी डूइंग काइंड ऑफ वर्क इन ईच ऑफ द ऑप्शन। आपको क्या लगता है कि ये तीनों ऑप्शन हमने जो दिया उसमें अगर वो होता तो किसमें क्या काम करता? अगर कोचिंग सेंटर खोल लेता क्रिकेट तो वहां पे वो क्या काम करता, स्पोर्ट्स शॉप खोल लेता तो वहां पे क्या करता, स्पोर्ट्स एकेडमी खोलता तो वहां पे ये क्या काम करता है। ये आपका वर्क है, आपका वर्कशीट है, तो आपको फिल करना है। नेक्स्ट है कि टाइप ऑफ बिजनेस। बिजनेस कितने टाइप के होते हैं? तो राहुल की स्टोरी समझ के, पढ़ के हमें इतना पता चला कि बिजनेस 3 टाइप के होते हैं। प्रोडक्ट बिजनेस, सर्विस बिजनेस और हाइब्रिड बिजनेस। प्रोडक्ट बिजनेस क्या होता है? प्रोडक्ट बिजनेस वो होता है अब बिजनेस वेयर सेलर एंड बायर एक्सचेंज आइटम। ऐसा बिजनेस जिसमें खरीदने वाला और बेचने वाला अपनी चीजों को एक्सचेंज करता है, जो कि देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है। ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलते हैं, ऐसे बिजनेस को हम बोलते हैं प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। जैसे कि स्पोर्ट्स शॉप हो गया, ये एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस था। सर्विस बिजनेस क्या होता है? एक बिजनेस जहां पे सेलर हैव द बायर टू फिनिश सम वर्क। सर्विस बिजनेस ये होता है यहाँ पे जो सेलर होता है वो बायर को एक टास्क कंप्लीट करने में उसकी मदद करता है, जैसे कि क्रिकेट कोचिंग सेंटर पे वो उसको पूरी ट्रेनिंग देगा। हाइब्रिड बिजनेस क्या होता है? हाइब्रिड बिजनेस वहां होता है जहां पे दोनों सेलिंग प्रोडक्ट और सेलिंग सर्विसेज दोनों होता है। जैसे राहुल अगर एक स्पोर्ट्स एकेडमी कर लेता तो वो वहाँ पे इक्विपमेंट्स भी बेचता। वी कैन ऑल्सो सी रेस्टोरेंट वेयर, वहाँ पे रेस्टोरेंट भी होता जहाँ पे खाना वाना मिलता, केटरिंग की सर्विसेज होती, तो वहाँ पे सर्विस भी हो रहा होता और सेलिंग प्रोडक्ट भी हो रहा होता। तो इसको बोलते हैं हाइब्रिड बिजनेस। हाइब्रिड नाम से ही पता चल रहा है कि अलग अलग चीजों से मिलके बना होगा। बढ़ते हैं हम लोग सेशन 6 की तरफ, जो कि है प्रोडक्ट सर्विस एंड हाइब्रिड बिजनेस। प्रोडक्ट सर्विस एंड हाइब्रिड बिजनेस को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस सेशन में हम देखेंगे कि डिफरेंसेस क्या है इन सारी चीजों के बीच में। तो यहाँ पे आप लोग को कुछ प्रैक्टिसेस दी गई है, ये आप खुद से परफॉर्म करनी है। हम आते हैं प्रोडक्ट बिजनेस और सर्विस बिजनेस के बीच में क्या डिफरेंस है, हम देखते हैं। सीन एंड टच का मतलब क्या हुआ कि हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। प्रोडक्ट बिजनेस में प्रोडक्ट को देखा भी जा सकता है, टच भी किया जा सकता है, कस्टमर उसका फिजिकल एक्सचेंज भी कर सकते हैं, जैसे बैट हो गया, बॉल हो गया, वगैरह वगैरह। वही सर्विस बिजनेस को ना ही देखा जा सकता है, ना ही टच किया जा सकता है, सिर्फ कस्टमर उसके लिए क्या कर सकता है, पे फॉर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे वो पैसे देता है। पेमेंट में पैसे भी हो सकते हैं, कोई और चीज भी हो सकती है, आप अदर तरीके से भी पेमेंट कर सकते हैं। सॉर्टेड मतलब प्रोडक्ट जो है वो स्टोर भी किया जा सकता है वेयर हाउस में, जैसे कि आपने बहुत सारे बैट्स खरीद लिए, बहुत सारे बॉल्स खरीद लिए। और सर्विस जैसे कि कटिंग हेयर कैन नॉट बी स्टोर। अब जैसे आपने बाल काटा, उसको स्टोर नहीं कर सकते, तो सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, जबकि कस्टमर की जैसे डिमांड होती है वैसे आप उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मेड एंड ट्रांसपोर्टेड,
तो बिजनेस प्रोडक्ट में क्या होता है कि जो आपका सामान है, जो प्रोडक्ट है, उसको बनाया भी जा सकता है, फैक्ट्री से लाया भी जा सकता है और ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है अलग अलग दुकानों पे। लेकिन सर्विस को ना ही बनाया जा सकता है ना ही ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ये कस्टमर के डिमांड के हिसाब से उनको सर्विस दी जाती है। सेम क्वांटिटी एंड क्वालिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी प्रोडक्ट की हर टाइम सेम बनाई जा सकती है, लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी सर्विस की अलग टाइम पे, अलग जगह, अलग अलग इंटरवल पे अलग अलग होती है। ठीक है, तो लास्ट सेशन में हमने देखा बिजनेस टाइप में हाइब्रिड बिजनेस के बारे में। यहाँ पे हम लोग कुछ केस स्टडीज पढ़ेंगे जिसकी वजह से हमें क्लियर हो जाएगी। गाइज प्लीज बी हाइड्रेटेड, पानी पीते रहिए। मैं आपको फिर से बता रही हूँ क्योंकि मौसम में इतना ह्यूमिडिटी है एनवायरमेंट में कि इंसान बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो जा रही है, जिसकी वजह से बेहोश होने का, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो प्लीज स्टे हाइड्रेटेड एंड 2 लीटर पानी तो कम से कम मिनिमम आप अपने उसमें ऐड ऑन कीजिए। सना द ज्वेलरी एक्सपर्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। सना वियर ब्यूटीफुल नी इयरिंग्स एवरी डे विच शी मेक बाय हरसेल्फ। सना जो है उसको इयरिंग्स पहनने का बहुत शौक था, जैसे हर लड़कियों को होता है, लेकिन हम लोग कभी ओकेजनली पहन लेते हैं, या तो कुछ लड़कियां होती हैं जो हमेशा पहनती है। तो वो जो ज्वेलरी पहनती थी वो अपने हाथ से बना के पहनती थी। शी फाइंड अ डिजाइन ऑनलाइन, वो ऑनलाइन डिजाइन देखती थी, चीप मटेरियल्स खरीदती थी और उसके पास टैलेंट होता था तो अपनी बहन के हेल्प से उसको खुद बनाती थी। हर फ्रेंड्स एट द कॉलेज वेयर अमेज एंड प्लेस्ड ऑर्डर फॉर सिमिलर इयरिंग्स। उसके जो दोस्त होते थे वो उसके इयरिंग्स को देख के, क्वालिटीज को देख के, प्रोडक्ट को देख के बहुत ज्यादा अमेज होते थे और सेम चीज के लिए वो उसको ऑर्डर देते थे। हरीश जो था ढाबा वाला, उसकी क्या कहानी है देखते हैं। हरीश दिल्ली में अकेले रहता था, उसका घर मेरठ था। ही लेफ्ट हिज हाउस इन मेरठ टू वर्क। बड़े कंपनी में काम करने के लिए उसने अपने घर को छोड़ दिया। ही यूज्ड टू मेक हिज ओन लंच एंड टेक अ ढाबा एवरी डे टू ऑफिस। वो अपना खुद लंच बनाता था अपना और ढाबा चलाता था। ही हैड मेनी बैचलर फ्रेंड हु डिपेंड ऑन ऑफिस कैंटीन फॉर लंच। उसके बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो कि खाने के लिए ऑफिस के कैंटीन पे डिपेंडेंट होते थे। उसको ही लव टू ईट द फूड बॉट दिस गेव हिम एन आइडिया। और वो उसको एक आइडिया मिला इससे कि जब उसके फ्रेंड्स को कैंटीन का खाना इतना ज्यादा पसंद है तो क्यों ना वो अपने ऑफिस में ही कुछ ऐसा ढाबा वगैरह करके कुछ टिफिन सर्विस चलाए। ही न्यू देयर वुड बी अ डिमांड फॉर हिज फूड। उसको लगा कि उसके खाने की डिमांड बहुत ज्यादा होगी ऑफिस में, क्योंकि लड़के लड़कियां दोनों ही खाते हैं, क्योंकि वहां पे अकेले रहते हैं तो खाना बनाना उनके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। तो अगर वो खाना बेचेगा तो वो उसको जरूर खरीदेंगे। तो अब वो खाना अपने लिए भी बनाता था और अपने कलीग्स के लिए भी। यहाँ से उसने बिजनेस स्टार्ट किया। अब प्रज्ञा एक डिलीवरी गर्ल, उसकी कहानी हम पढ़ते हैं। प्रज्ञा पेरेंट्स बॉट बाइक ऑन हर बर्थडे डेट लास्ट ईयर। प्रज्ञा के पेरेंट्स ने उसे बाइक दिले, मतलब स्कूटी है, दिख तो स्कूटी रही उसकी, दिले उसके बर्थडे पे। अब वो उस स्कूटी से अपने कॉलेज जाती थी, अपने दोस्तों से मिलती थी। सिंस अ फ्रेंड यूजुअली हैड टू टेक अ बस फॉर ट्रांसपोर्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी देयर सम टाइम आस्क्ड टू ड्रॉप देम। अब क्योंकि उसके फ्रेंड्स के पास तो स्कूटी नहीं था तो उनको बस से कॉलेज जाना पड़ता, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी वो अपने दोस्त से कह देते थे कि प्लीज मुझे ड्रॉप कर दो, आज कॉलेज के लिए मैं लेट हो जाऊंगी। सम टाइम, ठीक है। दे गेव हर आइडिया ऑफ स्टार्टिंग क्विक गुड्स डिलीवरी सर्विस यूजिंग हर बाइक। उसके दोस्त ने उसको आइडिया दिया कि यार तू डिलीवरी सर्विस स्टार्ट कर दे, तेरे पास स्कूटी है, तू पैसे भी कमा सकती है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, सो स्टार्टेड द डिलीवरी सर्विस फॉर पीपल इन द एरिया। अब वो अपने एरिया के लोगों के लिए सर्विस स्टार्ट कर देती है। शी बिकम फेमस। अब वो फेमस हो जाती है। जब आप कोई भी काम करेंगे तो पहले तो आपको प्रताड़ित किया जाएगा, पहले तो आपको बहुत बुरा ताने वाने सुनाया जाएगा, बाद में आप फेमस हो जाएंगे। She later employed 5 people to work in her delivery company। पहले तो वो अकेले करती थी, जब वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई, उसके पास काम एक्सपेंड हो गया तो 5 और लोगों को उसने अपने कंपनी में ऐड किया। अब तीनों एंटरप्रेन्योर को आप क्लासिफाई कीजिए कि कौन बिजनेस है, कौन आपका हाइब्रिड है और कौन आपका प्रोडक्ट है। सना द ज्वेलरी एक्सपर्ट वो कौन सी थी? तो वो था आपका प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। याद कीजिए कि वो प्रोडक्ट बना रही थी, ज्वेलरी बना रही थी। दूसरा है प्रज्ञा जो डिलीवरी वाली थी, तो ये क्या थी? सर्विस, क्योंकि कस्टमर्स की डिमांड के हिसाब से ये कर रही थी तो सर्विस। और हरीश ढाबा वाला क्या था? ये भी आपका क्या था? एक सर्विस बिजनेस था। ठीक है, तो प्रोडक्ट, सर्विस और आपको हाइब्रिड में आई थिंक आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। अब प्रोडक्ट बेस के आधार पर कितने टाइप के बिजनेसेस होते हैं, तो एबव एग्जांपल में आपने देखा कि प्रोडक्ट, सर्विस और हाइब्रिड। अब हम देखेंगे सना के एग्जांपल से कि और सिचुएशन क्या है। नाउ इमेजिन इफ इंस्टेड ऑफ मेकिंग हर ओन इयरिंग, इफ सना वाज बाइंग इयरिंग फ्रॉम होलसेल मार्केट एंड सेलिंग इट टू पीपल, वुड बी स्टिल अ प्रोडक्ट बिजनेस। अब सपोज कीजिए कि सना तो अपनी खुद की इयरिंग्स बना रही थी, क्या अगर सना होलसेल मार्केट से इयरिंग खरीद के अगर उसको बेचती, क्या अब भी वो एक बिजनेस प्रोडक्ट होता, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होता या नहीं होता? यस इट विल बी, हाँ अभी भी वो होता। तो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एक होता है आपका ट्रेड बिजनेस। अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है हम वो देखते हैं। दीज आर बिजनेस दैट मेक अ प्रोडक्ट एंड सेल इट। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वो बिजनेस होता है जहां पे आप प्रोडक्ट खुद बनाते हैं और उसको बेचते भी है। प्रोडक्ट्स यूजुअली फैक्ट्रीज में बनते हैं। इन केस ऑफ सना के केस में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इयरिंग्स उसका जो था तो फैक्ट्रीज में, क्योंकि उसको फंड चाहिए था और सना के पास क्योंकि सना का बजट स्मॉल था तो वो अपने घर को ही अपनी वर्किंग एरिया बना रही थी,
तो सना का प्रोडक्ट जो था बनाने में उसकी सिस्टर हेल्प कर रही थी, क्योंकि अभी वो फाइनेंशियली इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी कि फैक्ट्रीज में बनेगी, बट स्टिल उसका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस था। ठीक है, अब ट्रेड बिजनेस क्या होता है? ये बिजनेस ऐसा होता है कि आप पहले दूसरी जगह से सामान खरीदते हैं, फिर उसको बेचते हैं। ये फैक्ट्री से लाने में आपको, फैक्ट्री से आप पहले लाते हैं फिर आपको बेचते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ दिस बिजनेस इंक्लूड होलसेल, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर शॉप। तो आपने दो तरह के बिजनेस को समझा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को और ट्रेड बिजनेस को। यहाँ पे आपकी प्रैक्टिसेस दी हुई हैं, आप उसको कर लीजिएगा तो आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा, जस्ट लाइक माई टैगलाइन। अब हमारा आज का लास्ट सेशन है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस। एंटरप्रेन्योरशिप में डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे होता है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द स्किल एंड नॉलेज ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि एंटरप्रेन्योर की नॉलेज और स्किल को इंप्रूव किया जाता है। इट कैन टेक प्लेस थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग सिस्टम। यहाँ पे आप लर्निंग सिस्टम को फॉर्मल वे भी रख सकते हैं, इनफॉर्मल वे में भी रख सकते हैं। फॉर्मल लर्निंग सिस्टम में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट कराए जाते हैं अवेयरनेस के लिए, नॉलेज के लिए और स्किल्स के लिए, ताकि आप में नॉलेज हो, अवेयरनेस हो और स्किल हो। इनफॉर्मल में इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोसेस फॉलो करके आप कैसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आपको ये भी समझने में मदद मिलेगी कि एंटरप्रेन्योर की क्या क्वालिटीज होती है, उनको क्या हर टाइम टू टाइम क्या असेसमेंट करना चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, कौन सी चीजें बदलनी चाहिए ताकि वो एंटरप्रेन्योर बन सके। तो लेट्स बिगिन। प्रेम ज्ञानपति डोसावाला। प्रेम ज्ञानपति ऑल्सो नोन एज डोसावाला। प्रेम ज्ञानपति को डोसावाला के नाम से भी जाना जाता है। उसका अपना फेमस एक चेन है, फूड चेन, जिसको डोसा प्लाजा बोलते हैं। करेंटली उसके 26 दुकानें हैं, 150 इंप्लॉय वहां पे काम करते हैं और अप्रोक्सीमेटली 500 करोड़ हर साल उसकी अर्निंग है। प्रेम की स्टोरी, स्ट्रगल स्टोरी और सक्सेस स्टोरी। जब भी हम किसी की फेमस होने की बात करते हैं ना, कि वो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है, तो हम उसके स्ट्रगल को भूल जाते हैं। कोई भी इंसान जब फेमस होता है, किसी मकाम पे होता है, तो हमें एक बार जरूर सोचना चाहिए कि उसने कितनी स्ट्रगल की होगी। हम किसी को देख के जले क्यों भाई? उसकी अपनी मेहनत है। अगर भगवान किसी को कुछ दे रहे हैं, ऊपर वाले किसी को कुछ दे रहे हैं, तो इतना याद रखिए कि आपकी हिस्से का छीन के वो नहीं दे रहे हैं, वो उसके हिस्से की है, उसकी कमाई में बरकत है। आपने भी की है तो आपको भी बरकत जरूर मिलेगा। किसी से जलना नहीं है आपको, आपको बस अपना काम करते रहना है। क्योंकि अगर उसको ज्यादा मिल रहा है तो इतना याद रखिए कि आपसे छीन कर नहीं दिया जा रहा है, वो उसकी मेहनत का है। तो जलना नहीं है। जब आप दूसरों से जलना बंद कर देते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपकी कमाई में और बरकत देते हैं, आपको और ज्यादा क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा रहम करम करते हैं आपके ऊपर। और एक बात और ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके पास सुबह उठते उठते आपके पास काम है ना, तो तकलीफ मत उठाइए, तब कोसिए मत, तब उसके लिए नाशुक्री मत कीजिए, बल्कि हाथ जोड़ के दुआएं मांग के अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए कि आपको ऐसी ज़िंदगी मिली है, कि आपकी ज़िंदगी इतनी बिजी चल रही है, ताकि आपके पास ओवर थिंकिंग करने का और कुछ और सोचने का टाइम नहीं है। आप अपने काम में बिजी है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि आपकी लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड रहे, तभी उन्होंने आपको काम से ओवरलोड किया हुआ है। ठीक है, तो प्रेम की स्ट्रगल और सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं हम। व्हेन ही कम टू मुंबई, प्रेम हैड नो फ्रेंड्स बट डिडंट नो द लैंग्वेज। जब प्रेम मुंबई आया था, सबकी पहले ड्रीम होती है एक मुंबई आने का, तो मुंबई आया था तो ना उसके कोई फ्रेंड्स थे और ना उसे कोई लैंग्वेज आती थी। उसने बहुत सारा स्ट्रगल किया, मुंबई में बहुत सारे स्ट्रगल किया। उसने होटल्स में जाके बर्तन धोए, कप धोए, टेबल साफ किया, चाय बनाए अलग अलग दुकान पे जाके। इवन उसने अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया पार्टनरशिप के साथ कुछ कुछ करने का, लेकिन वो फेल हो गया। प्रेम हैड सेव्ड सम मनी एंड वांटेड टू स्टार्ट अ डोसा शॉप। प्रेम ने कुछ पैसे बचाए और वो चाहता था कि वो डोसा शॉप खोले। उसने अपने भाई से, अपने अंकल से लोन लेने के लिए, मतलब लोन लेने के लिए बात की कि वो रेलवे स्टेशन के पास एक छोटा सा ढाबा खोलेगा डोसा बेचने का। रेलवे स्टेशन के बाद बहुत सारे लोग आते थे, लेकिन बट डिड नॉट हैव मेनी ऑप्शन फॉर टेस्टी फूड। उसका ये प्लान इसलिए था क्योंकि रेलवे स्टेशन के पास बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन उनके पास कुछ खाने का हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन नहीं होता है। His customer praised his food and gradually he had customer for all far off। अब जैसे ही उसने स्टेशन पे डोसा देखा, लोगों ने खरीदा तो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, उनको टेस्ट पसंद आया और धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया। As he spoke to his customer, he found out the customer like different type of डोसा। जैसे उसने अपने कस्टमर से बात की, उसको पता चला कि कस्टमर्स की डिमांड अलग अलग है, वो अलग अलग फ्लेवर के डोसा उनको पसंद है। तो प्रेम ने पहले चाइनीज किचन में काम किया हुआ था, तो उसको पता है कि चाइनीज चाउमीन, टेस्टी चाउमीन कैसे बनाते हैं और अदर चाउमीन आइटम कैसे बनाते हैं। ही गेव हिम आइडिया टू इन्वेंट न्यू टाइप ऑफ डोसा। और तब उससे उसको आइडिया आया कि नया तरह का डोसा कैसे बनाया जाए, जैसे कि चाउमीन फ्लेवर आए, अमेरिकन चॉपसी, पनीर चिल्ली, स्प्रिंग रोल डोसा और 108 टाइप के डोसा उसने अपने मेन्यू में रखा पब्लिसिटी के लिए। ठीक है, सो इमेजिन कर सकते हैं 108 टाइप का डोसा। Then he took the biggest risk of his life and opened a new shop near a station named Dosa Plaza। और उसने अपने लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क लिया। क्या रिस्क लिया? कि रेलवे स्टेशन के पास वो अपना एक खुद का शॉप खोलेगा जो कि बड़ा होगा, उसका नाम होगा डोसा प्लाजा।
डोसा प्लाजा इज वन ऑफ द फेमस डोसा शॉप इन मुंबई। आज आप मुंबई में जाके देख लीजिए, डोसा प्लाजा नंबर 1 शॉप है वहाँ का। उसके स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक डिफरेंट स्टेप टू स्टार्टिंग बिजनेस? क्या आपको लगता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए? सबसे पहले आपके पास आइडिया होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप बिजनेस के लिए ये होता है कि आपके पास आइडिया होना चाहिए, समथिंग यू आर इंटरेस्टेड इन फॉर डूइंग। जैसे कि आप पहले तो आप देखिए कि आप किस चीज के लिए इंटरेस्टेड है। जैसे कि प्रेम की स्टोरी से पता चलता है कि वो डोसा डोसा बनाने में इंटरेस्टेड था, और आपको क्या चाहिए उसके लिए, जैसे कि टेस्टी होना चाहिए और रेलवे स्टेशन के पास होना चाहिए, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज कम हो, जहाँ पे भीड़ कम होगी, जहाँ कंपटीशन कम होगा, वहाँ ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। दूसरा था गेटिंग मनी एंड मटेरियल। एक बार आपको आइडिया मिल जाए तो अब आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है कि भाई मुझे कहीं से कुछ फाइनेंशियल का रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, तो आपको बेसिक मटेरियल कम से कम चाहिए। उसके बाद कस्टमर की नीड्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो बेचना चाहते हैं उसमें फायदा नहीं है, कस्टमर्स आपसे क्या चाहते हैं ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथा, अपने सर्विसेज को इम्प्रूव करते रहिए, यानी कि फीडबैक लेते रहिए, और जहां आपको लगे कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है वहां इंप्रूवमेंट कीजिए। तो आपका एंटरप्रेन्योरशिप स्किल भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको आज की सीरीज पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन की